पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए जो लूजिंग स्ट्रीक था 8 दिन का, उसके बाद एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लगातार बिकवाली पिछले 8 सत्रों से चल रही थी इंडेक्स में और आज उस बिकवाली के बाद एक अच्छा पुल बैक इंडेक्स ने दिखाया। करीब 150 अंकों की तेजी निफ्टी में देखने को मिली और 450 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी बैंक फिर पार्टिसिपेट कर रहा था। कल का ब्रीदर रहा, परसों जोरदार तेजी थी, कल ब्रीदर था और आज फिर वापस निफ्टी बैंक के अंदर बढ़िया रफ्तार थी। और आज दूसरा दिन था जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा मूव देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स में कल भी तेजी थी करीब 0.5% के आसपास की और आज तो करीब 1.5% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज करीब 1 से 1.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अक्रॉस द बोर्ड बाइंग थी। कल के हैवी सेल ऑफ के बाद आज मेटल में पुल बैक करीब 1.5-2% का पुल बैक वहाँ देखने को मिला। आईटी 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। पीएसयू बैंकिंग बास्केट करीब 3% की तेजी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। और उसके अलावा ओवरऑल मार्केट्स में भी ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में थे। कल एशियन पूरे अदानी समूह के शेयरों में तेजी थी, आज फिर उसी तेजी को उसने कैरी फॉरवर्ड किया और 10% के आसपास का मूव आज फिर अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर देखने को मिला। एफ&ओ का टॉप गेनर बना। तो ऐसे करके पूरे अदानी समूह में इनफैक्ट कैश मार्केट के शेयरों में भी कल 2 शेयरों में लोअर सर्किट था, आज वापस अपर सर्किट उन शेयरों में लगता हुआ दिखाई पड़ा। तो ब्रॉडर बेस्ड इन शेयरों में खरीदारी थी। न्यूज़ फ्लो, इवेंट फ्लोज रिलेटेड कंपनी जहां पर बाइंग थी। आईटी में तेजी थी। पीएसयू बैंक्स में तो बाइंग थी ही, पीएसयू कंपनीज के अंदर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। एनर्जी, इंफ्रा, कुछ और ऐसे नाम, रियल स्टेट जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो एक अच्छा ब्रॉड बेस्ड कैश बेस्ड स्टॉक्स तो जहां पर मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। कुछ और की हाईलाइट में आज एक ब्लॉक डील थी डिलीवरी की, इनिशियल ट्रेड में हुई। हालांकि ब्लॉक डील के बाद बहुत कोई रिएक्शन नहीं आया, शेयर हरे निशान में आ गया लोअर लेवल से। इनफैक्ट 3% का डिस्काउंट था, तो निचले स्तर से अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी उस ब्लॉक डील के बाद। इसके अलावा कैपिटल गुड स्पेस में आज कुछ हद तक सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रही थी। कैश मार्केट के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक्स थे, न्यू एज कंपनीज थी जहां पर कुछ हद तक मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सत्र आज फिर आप कह सकते हैं। इनफैक्ट जो अपने पोर्टफोलियोज में मेजर लॉसेस विद टाइम देखे होंगे वो थोड़े से रिकूप होते हुए दिखाई पड़े होंगे आज के इस पुल बैक के बाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लिया जाए। सबसे पहला सवाल जो हाँ, इन इंडेक्स फंड कंपाउंडिंग वर्क्स और नॉट। इंडेक्स फंड समझ वैसे सवाल ठीक समझा नहीं, लेकिन देखिए अगर आपने इंडेक्स फंड कोई ख़रीदा हुआ है और आप एवरेज करने की बात कर रहे हैं तो एक लिमिट तक ही एवरेज करे, वरना वो एनएवी ऊपर ले जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग वर्क्स ऑलवेज। किसी भी स्टॉक में, कैपिटल लार्ज कैप में या इंडेक्स फंड्स में कंपाउंडिंग हमेशा काम करता ही है। ऑब्वियस सी बात है। आप 100 रुपये लगा के 10% गेन लोगे तो 110 होता है। वो 110 रुपये पर 10% गेन लगाओगे तो 121 हो जाएगा ना। तो विद टाइम आपका गेन अपने आप ही 25% हो गया 2 सालों के अंदर। सो कंपाउंडिंग हमेशा काम ऐसे ही करेगा कि एक के ऊपर एक फर्दर ऐड होगा और वो एक के ऊपर एक जो एडेड होगा उसके ऊपर एक और ऐड होगा। तो इसलिए वो काम तो हमेशा ही करेगा। और ये कंपाउंडिंग ना केवल तेज़ी में काम करता है, मंदी में तो और तेज़ काम करता है। होता है ना, 10 रुपये पे का 100 रुपये का शेयर 10% चला तो 110 होगा, 110 का शेयर 10% टूटेगा तो क्या ही सिचुएशन होगा, 99 होगा। सो कंपाउंडिंग दोनों साइड ही काम करता है और निचले स्तरों पर और तेज़ काम करता है। तो ज़रा अगर आप विद टाइम देख रहे हैं तो ऑलवेज इट वर्क्स। लार्ज कैप के साथ सबसे सेफ होता है निफ्टी बेस्ड कंपनी फंड्स या इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स, इनके साथ रहना हमेशा ज़्यादा बेटर होता है अगर आप कंपाउंडिंग को प्ले करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की स्टोरी के लिए गुड नेम्स एंड इंडेक्स बेस्ड फंड्स सबसे बढ़िया है। इन्हीं के साथ रहो, ज़्यादा बेटर है। ओके, कोटक, रिलैक्सो, डीमार्ट, एचडीएफसी बैंक। सर इस केस में आप कोटक, रिलैक्सो, डीमार्ट, मतलब नाम तो सारे सही हैं। डीमार्ट के लिए तो कल ही सर्वेंद्र से बात हो रही थी। उन्होंने बोला था कि 3100 का एक स्टॉप लॉस लगा के, नहीं 3250 या 3300 एक स्टॉप लॉस लगा के आप ऐड कर सकते हो। एक मेजर डाउन साइड ऑलरेडी देख चुका है, तो उनको लग रहा था इसमें आप ऐड करो। एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक पर तो आज प्रकाश गावस्कर ने भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो इन्हें बोलते ही हैं वो शुरू से ही, और लॉन्ग बोला ही हुआ इस पर, तो आप इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। रही बात आपका रिलैक्सो, इस केस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बीटन डाउन है और नंबर्स क्वार्टर के 2 क्वार्टर के वीक हैं। लास्ट क्वार्टर के नंबर भी वीक थे, उससे पहले वाले क्वार्टर के नंबर भी वीक थे। तो नंबर्स के बाद थोड़ा सा शायद टर्मोइल ज़्यादा दिख रहे हैं। स्टेबल होने दीजिए,
तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बता पाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ तो ये 3 ज़्यादा बेटर सिचुएशन एटलीस्ट अमंग 4 आप देखेंगे। फुल रिकवरी सक्सेना साहब, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। आज जो जानकार हैं उनसे तो बाद में यही पता चला कि 17,500 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा, और आज 17,500 की दहलीज पे हम पहुँचे हैं कैश में, फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर तो 17,500 पार ही था आज, लेकिन 17,500 अगर अटकता है तो पुल बैक वापस नीचे की तरफ, नहीं अटकता तो मान रहे जानकार 17,700 17,800 भी खुल जाएगा। सो फुल रिकवरी इंडेक्स में अगर हो भी जाएगी तो भी स्टॉक में तो नहीं है अभी रिसेंटली होने वाली, क्योंकि ऑलरेडी 40-40 50% करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में आप देख रहे हो, स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स कंपैरिजन में नहीं। तो वो रिकवरी अभी होती है कि नहीं होती है उस पर डिपेंड करता है, बट अच्छे कंपनियां नीचे मिल रही हैं, एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ ये देखने कि इंडेक्स कब रिकवर होगा। वोल्टास वर्सेस हेवेल्स वर्सेस वर्लपूल, कौन सा लेना सही होगा? अगर ये मेरे ख्याल से मिश्रा साहब आप तीनों के तीनों समर थीम पे ले रहे हो, तो समर थीम में सबसे बड़ा प्लेयर इन सब में, मतलब तीनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। 4 नाम ही जोड़ देता हूँ, चलिए 3 भी छोड़िए। पहला नाम है वोल्टास, क्योंकि उसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है, 32% मार्केट शेयर ओन करता है। सेकंड नंबर पे आता है ब्लू स्टार, थर्ड नंबर पे आता है वर्लपूल, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हेवेल्स लॉयड्स के थ्रू। ये एसी स्पेस के अंदर है। अब आती है बात हिस्ट्री वाइज, सबसे पुराना है वोल्टास, 100 साल के आसपास की हिस्ट्री है इसकी। देन कम्स वर्लपूल, देन कम्स ब्लू स्टार, एंड देन कम्स हेवेल्स। ये इनकी हिस्ट्री वाइज हो गया। सेल्स के नंबर वाइज सबसे ऊपर वोल्टास अगेन, देन कम्स क्योंकि हेवेल्स के अंदर वायर बिजनेस भी इन्वॉल्व है, और ब्लू स्टार के केस में और वोल्टास के केस में ये लोग प्योर प्लेयर हैं कूलिंग प्रोडक्ट्स के, स्पेशली वोल्टास के केस में तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी हैं। लेकिन फिर भी ऑर्डर वाइज अगर आप फिट करना चाह रहे हो तो ट्रस्ट वर्दी ऑब्वियस है, टाटा ग्रुप का समूही कंपनी वोल्टास है, बीट एंड डाउन है ऊपरी स्तरों से। देन कम्स ब्लू स्टार इसी प्ले को करने के लिए, लेकिन हेवेल्स भी नंबर्स बहुत अच्छे थे लास्ट क्वार्टर के, और रिसेंटली म्यूचुअल फंड की तरफ से एक्यूमुलेशन भी आया इसमें। वो एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में मेंशन भी है कि हेवेल्स में कुछ फंड्स की तरफ से बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी है। एंड लास्टली कम्स वर्लपूल, क्योंकि वर्लपूल के इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था, इसका दाम 2020 कोविड वाला जो दाम था वो दाम आ गया है, बट इसकी जो अर्निंग है वो अर्निंग वो मैच नहीं कर रही। जैसे बहुत सारी फार्मा कंपनियां हैं जिनके दाम 2020 के आ चुके हैं और उनकी अर्निंग अपग्रेड है वहाँ से, यानी उस समय की ईपीएस और आज की ईपीएस में ईपीएस भी ज़्यादा है आज की, और दाम वही है जो 2020 का है। तो वो के कंपैरिजन में वर्लपूल के केस में ये उल्टा है, इनकी ईपीएस भी नीचे आई हुई है डिस्पाइट, तो मतलब अर्निंग विजिबिलिटी टूट गई है 2020 के सामने, और भाव 2020 का है, तो इसलिए उसको आप अवॉइड करके बाकी 3 को एक बार को देख सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा का मेराकस 12,000 करोड़ है, इसमें सेल्स 12,000 करोड़ है, इसके पर 12 के पी पर लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? एम्फेसिस पहले सुन लिए सुनील सर की, उसमें तो अभी बोला था कल परसों में किसी जानकार ने बाय साइड पर, तो उसको तो आप एक बार को देख सकते हो। लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा के केस में का मार्केस मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिखा है, ये मार्केट कैप पूछ रहे हैं आप या सेल्स? मैंने इस पर क्लैरिफिकेशन मिल जाए ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ये नंबर से तो समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। Where Warren Buffett said to be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. What time is now? Should we be greedy or should we be fearful? सिंह साहब, डिपेंड ऑन स्टॉक्स एंड कंपनीज, मतलब सेक्टर में तो ऐसा कुछ अभी, मतलब इंडेक्स में तो ऐसा कोई ग्रीड ना फियर आया नहीं है। स्टॉक में ज़रूर है। आपने फियर था अदानी इंटरप्राइज 900 रुपये में, घूम गया आज 1500 रुपये में। फियर था टीसीएस 2900 रुपये में, घूम गया आज 3200-3700 जो भी दाम है वहाँ पहुँच गया। सो लाइकवाइज फियर जब एट पीक होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा फियर है, हर तरफ सूरा बुरा ही बुरा सुन रहे होगे आप, तो वो फियर एट पीक होगा, तब होगा ग्रीडी होने का समय। अभी कुछ में ग्रीडी कुछ में फियर ही चल रहा है। जैसे आज पूरा वो इनरवेयर स्पेस तेज़ी में था आज, चाहे रूपा, चाहे डॉलर, चाहे वीआईपी, तो इर्रेलेवेंस मूव है उसमें। वहाँ जो भी मूव मिल रहा है आपको मीडियम टर्म आउटलुक के लिए ही है, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए ऑब्वियसली बात है पेज के अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है जो ये भी फैशन एटलीस्ट से होजरी स्पेस में जिनको आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए देख सकते हो। लेकिन मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म मूव जो मिल रहा है इसको आप प्ले करना चाह रहे हो तो ठीक है, उसके लिए आपको ट्रेडर की तरह सोचना है, स्टॉप लॉसेस लगकर चलने हैं। लेकिन फियर
जहाँ पर है वो है फार्मा, इस समय पीक पर है फियर, न्यूज़ फ्लोज बेकार हैं, कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं है। तो लाइक वाइज पिक एंड चूज़ आप कर सकते हो। इवन रिलायंस जैसी कंपनी लार्ज कैप प्लेयर है, 2100, 2200, 2300 ये जोन पे घूम रहा है और ब्रोकरेज हाउसेस 3200 के टारगेट्स दे रहे हैं। सो है एक अच्छा डाइवर्जेंस यहाँ पर, इनको भी आप अदरवाइज देख सकते हो। डिस्क्लेमर भी ऑब्वियसली बात है कि जो चैनल आप देख रहे हो उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस के पास है। ओके, व्हाट इज़ द कनेक्शन ऑफ कैश स्टॉक विद फ्यूचर ऑप्शंस? मिश्रा सर, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में 2-5 मिनट में कैसे समझाऊं, लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि जो कैश के स्टॉक्स होते हैं उनकी इक्विटी काउंटेड है। ऑब्वियसली बात है, 1000 शेयर अगर है किसी कंपनी के हैं मान लीजिए और वो कैश में ही है, तो उन 1000 शेयरों में ही ट्रांजैक्शंस होंगे। आप उसमें अगर बाय भी करना चाहोगे तो उन 1000 में से ही करोगे, और अगर आपके शेयर सेल भी होंगे तो उन्हीं 1000 में ही होंगे। तो और बाकी प्रमोटर होल्डिंग अलग होगी। से फॉर एग्जांपल 1000 शेयर हैं और 75% प्रमोटर है, तो 750 प्रमोटर के पास है, 250 शेयरों में फंड और बाकी रिटेल पार्टिसिपेशन होगा। तो ये तो पूरा कैश का मार्केट हो गया। वो शेयरों में स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, उसमें सिर्फ आपकी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग ही हो सकती है। आप शॉर्ट करोगे भी तो इंट्राडे में आपको शेयर लाके वापस देने पड़ेंगे 3:30 बजे तक। लेकिन जो फ्यूचर के शेयर होते हैं उनमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उन बिहाफ पर इशू हो जाते हैं, यानी कि अब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको इक्विटी साइज से कोई लेना देना नहीं है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जब ऑलरेडी चल रहे हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी भी हो सकती है। तो उनके नंबर ऑफ शेयर कितने भी रहे, उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स जब इशू हो चुके हैं तो आप उनको 10 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करो, 20 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करो, 30 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करो। वो कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होंगे और उनकी डिलीवरी जब आपको वापस लाकर देनी होगी तब आपके पास थर्सडे तक का टाइम होगा, लास्ट मंथ एक्सपायरी के आखिरी थर्सडे तक 1 महीने का टाइम होगा। तो उस ड्यूरेशन को भी आप प्ले कर सकते हो। तो वहाँ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी होगी। यूजुअली जब ये शुरू किया गया था तब हेजिंग के लिए शुरू हुआ था कि कैश मार्केट के शेयरों में आप हेज करने के लिए फ्यूचर्स को शॉर्ट करते थे। लेकिन विद टाइम उसका इवोल्यूशन इतना बेटर हो गया कि अब वो हेजिंग के साथ साथ स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी के लिए भी शुरू हो चुके हैं और अब तो बहुत मासिवली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है। सो अगर आप ट्रेडर नहीं हो, आप इन्वेस्टर हो, तो ऑब्वियसली बात आप कैश के शेयर लो, मतलब कैश मार्केट में शेयर लो, भले वो रिलायंस जैसी कंपनी या टीसीएस जैसी कंपनी के शेयर लो। और अगर आप ट्रेडर हो तो आपके लिए फ्यूचर बना है, लेकिन वहाँ स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट होंगे, वहाँ क्वांटम ऑफ ट्रेड बड़ा होगा, वहाँ लॉसेस बड़े होंगे, वहाँ प्रॉफिट्स बड़े होंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको वहाँ ट्रेड करना होगा। लेकिन वो सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है कि पहले उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही उतरिएगा। कैश मार्केट में शेयर लिया, कुछ दिन बाद पैसा बना, बेच दिया, ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपके पास टाइम है, आप लेकर बैठे हो। कुछ नहीं भी है तो डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में ना डिविडेंड मिलेगा अनटिल अनलेस वो 5% से ज़्यादा ना हो, या ना आपके पास टाइम है क्योंकि 1 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर जाएगा। तो वहाँ टाइम ही का खेल है और मार्केट बहुत बारी कंसोलिडेशन में चला जाता है तो लंबा टाइम ले लेता है। तो अगर वो टाइम बाय नहीं कर पाए आप तो आपको लॉस हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ कॉल लेनी होगी कभी कभी। इसलिए इन्वेस्टर के लिए कैश इज़ द बेस्ट, ट्रेडर के लिए एफ एंड इज़ द बेस्ट, कोई इशू नहीं उसमें। Should I add Tata Elxsi and Nestle at this level? According to you, good level to buy or wait for dip? Elxsi के केस में सर 5700-6200 वो जोन था जहाँ पर आप एक बार को देख सकते हो इसको। और नेस्ले के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे। दो उन्होंने वो कमेंट्री में बोला था कि थोड़ा वीक डिमांड आ रही है रूरल साइड से, प्राइस हाइक का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन से पड़ रहा था रूरल स्पेस में एटलीस्ट, तो वो पार्ट था। लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है नेस्ले, 125 रुपये डिविडेंड देती है, 125 रुपये डिविडेंड 2-3 साल से आ ही रहा है कंटिन्यूसली। मल्टीनेशनल जाइंट है, एफएमसीजी की मेजर है, और सबसे बड़ी बात पुरानी हिस्ट्री है, 100 साल के आसपास की हिस्ट्री है इंडिया में। सो इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो है ही, ऑब्वियसली बात है। लेकिन वो टिकट साइज़ बड़ा है इसलिए लोग लेते नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग तो वैसे भी इसमें मत करिएगा, ज़्यादा बेटर। टिकट बड़ा है, एक दिन में 200-400 रुपये तो ऐसे ही उड़ा देता है। सो बेटर ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड सोच रहे हैं तो नेस्ले इज़ ऑलवेज अ गुड बेट। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं सोच रहे हैं, ट्रेडर हैं, तो फिर आपके लिए ये बेट ठीक नहीं रहेगी। एफएमसीजी स्लो सेक्टर, उसमें नेस्ले स्लो, और उसमें भी टिकट साइज़ बड़ा, जहाँ स्विंग 200-300 रुपये के मिल जाएंगे। तो वो स्विंग 200-300 के आप इन कैश नहीं कर पा और घूम घाम गया तो दिक्कत हो जाएगी। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक तो ऑब्वियसली है ही है। HCL केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रमोटर ने अभी, भावेश सर एक ओपन मार्केट से पोजीशन ले रहे हैं, इनफैक्ट कल परसों में भी बाइंग हुआ है। तो एक अच्छा साइन है कि इस तरह के लेवल्स पे अगर प्रमोटर एक्टिविटी इंप्रूव हुई है स्टॉक के अंदर, जो पहले कुछ दिन पहले जेंसार में हुआ था, तो ये अच्छा साइन आप मान सकते हो। 2 कंपनी में तो कोई इशू है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है, टॉप 5 में आती है। लेकिन ये जो रिसेंट ट्रिगर बना है प्रमोटर की एक्टिविटी की बाइंग साइड का, ये एक अच्छा ट्रिगर है जिसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और IRB इंफ्रा मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट के पहले का है आपके पास अमर जी, क्योंकि ये बोनस इसमें स्प्लिट आया, अभी एक शेयर को 10 में बांटा है,
तो आपके भाव से तो नीचे होना चाहिए, 270 था तो 27-28 रुपये भाव होगा। तो सर तेज़ी मिले तो आप निकल जाओ, बेस्ट तो यही होगा इसमें, क्योंकि ये कोई भी इंफ्रा कंपनी ने पिछले 20 साल में या 10 साल में ऐसा कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है। किसी का भी नाम ले लो, एनसीसी, एचसीसी, आईआरबी, अशोका, दिलीप, और भी कोई नाम अगर आपको समझ में आ रहा हो, बारिंग एल एंड टी इज़ कैपिटल गुड्स मेजर जाइंट। लेकिन इंफ्रा में वो इंटरेस्ट कॉस्ट का इशू, हायर डेट का इशू, कैपिक्स का इशू, सरकारी पैसा डिले आने में इशू, ये इशू रहते ही हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो बेटर है कि मोमेंटम मिल जाए, पैसा बन जाए तो लेकर निकल जाओ अगर आपको बन रहा है तो। लेकिन ये कंसर्न रहते ही हैं आमतौर पर इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, पांडे जी इसके अभी नंबर आए थे, इस क्वार्टर के नंबर तो इसके इस बार के भी वीक थे, और एनालिस्ट मीट भी इनकी सुनी थी। उन्होंने तो इसमें मेंशन तो किया है, बड़े अच्छे बुलिश प्लान, अच्छी ग्रोथ प्लान मेंशन किया है। एक नया स्टोर उन्होंने और खोला है नोएडा गाज़ियाबाद में, जिसकी वजह से केपेक्स कॉस्ट बढ़ गई और जिसकी वजह से इनके इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स के ऊपर हिट आता हुआ दिखाई पड़ा है, मार्जिन डाइल्यूट हुए बेसिकली। तो ये 2-3 चीज़ें इन्होंने खुद एनालिस्ट कॉल में बोली थी। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बॉटम कर चुका है। 59 का जोन क्रूशियल है, उसको ध्यान रखिएगा कि वो 59 का इसका इशू प्राइस था। तो 58, 50, 59 ये जोन्स के आसपास स्टॉप लॉस लेके अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो। अगर एक बार स्टॉप लॉस, अगर वो इशू प्राइस के नीचे गया तो वो नई सप्लाई इक्विटी की आ जाएगी जिनके पास इशू के हैं, तो वो अगर एब्जॉर्ब हो गया या उसको होल्ड कर गया तो आप आराम से बने रहो। लेकिन अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में एटलीस्ट ये 2-3 कंसर्न आपके सामने मैंने रख दिए हैं। कोई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स को कवर नहीं करती, सॉरी। Market is so volatile, should I protect my profit and book 50% profit in portfolio approx? So any session, how can we save long term capital? हरपन सर देखिए, अगर टैक्सेशन बेनिफिट के लिए आप लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, आप अपनी निजी इनकम के हिसाब से ही कॉल लोगे। उसमें क्या इनकम है आपकी, उस पर क्या टैक्स आप दे रहे हो, क्या देनदारी है, क्या पुराने लॉसेस को सेट ऑफ किया है आपने, उसके ऊपर क्या नए प्रॉफिट्स को सेट ऑफ कर रहे हो, तो वो तो आप डिपेंड करता है आप पर। अब रही बात मार्केट की वोलेटिलिटी पर, तो अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर है और आप 100 रुपये पे 200 रुपये कमा रहे हो, 50% गेन आ चुका है, तो आप ये कर सकते हो कि 75% यानी कि 50 रुपये निकाल के ले गए, बाकी पड़ा रह दिया 50 रुपया। वो नेक्स्ट 50 जब 100 होता है तो आप उसको फिर 50 ले गए। तो ऐसे करके धीरे धीरे कटाई छटाई करते हो। तो ये मतलब गावा सर ने मुझे ये तरीका बताया था, और एक अच्छा तरीका भी इनफैक्ट, कि 100 रुपये में आपको डबल हो गया आपका प्रॉफिट, तो हाफ बुक कर लिया, उसके हाफ को छोड़ दिया, वो हाफ और डबल हो गया तो उसका हाफ बुक कर लिया, एंड विद टाइम आप कैपिटल निकाल के ले ही गए। सो टैक्सेशन बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट वे। उसके लिए तो फिर आप सीए से किसी कंसर्न बातचीत करो, वो ज़्यादा बेटर आपको एडवाइस कर पाएगा। और अगर टैक्सेशन नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट है, मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, तो एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट ले जाओ, कुछ प्रॉफिट रख लो, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कि अगले 1 डिकेड या 2 डिकेड तक आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर लोगे तो पैसा अपने आप ही बन जाएगा। तो एटलीस्ट कैपिटल प्रोटेक्ट कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पैसा बनता रहेगा, उसका इतना बड़ा कोई कंसर्न एज ऑफ नाउ नहीं है। लास्टली डिक्सन के केस में दास साहब कल परसों ही किसी ने बाय बोला था ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बोला था कोई, क्योंकि ये समर सीज़न की खबर और समर सीज़न का ट्रिगर ही काम करेगा इसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिए अगर आप है तो आप होल्ड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा। बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आप ये भाव देख रहे हो, इक्विटी छोटी है इसकी, लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में बड़ी हुई है, क्योंकि स्प्लिट हुआ था, एडजस्टमेंट हुआ इसमें, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट। तो बेटर यही है कि पहले मीडियम टर्म के लिए सब तो होल्ड ही करो, लॉन्ग टर्म बाकी देखते हैं नंबर्स के हिसाब से। एंड लास्टली एंजल वन सर, सेम ट्रिगर है जो अभी ये पूरे ब्रोकरेज हाउसेज और बीएससी इन सब के लिए है, कि वो डीमैट अकाउंट घट रहे हैं, वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं मार्केट में, कैश मार्केट के, रिटेलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन की वजह से कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो नियर टर्म आउटलुक तो ब्लीक रहेगा इस पूरे स्पेस का। उसके बाद नंबर से बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नंबर कैसे रहते हैं और उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। लेकिन सो